हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। 12वीं क्लास के छात्रों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं 12वीं कक्षा के माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेसन नंबर 11 का पार्ट नंबर 4। हमने पिछले 2-3 वीडियो में इनका अध्ययन किया है और जो आज हम कर रहे हैं, क्योंकि कल वाले हमने पार्ट में किया था कल वाले में हमने अध्ययन किया था 5वां है, पार्ट 5वां। कल वाले में हमने अध्ययन किया था पूर्ति की अनुपातिक या प्रतिशत विधि। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पूर्ति की ज्यामिति विधि। कल मैंने बताया था कि आपको पूर्ति की लॉस मापने की 2 विधियां हैं, एक ज्यामिति विधि और एक अनुपातिक विधि। अनुपातिक विधि की डिटेल से हम कल व्याख्या करेंगे। ज्यामिति विधि आज हम पढ़ा रहे हैं, आपको ध्यान से देखें, आसान है बिल्कुल। तो आओ चले टॉपिक पर। तो स्टूडेंट्स, पूर्ति की ज्यामिति विधि और ओरिजिन पर निर्भर करेगी। ओरिजिन किसको बोलते हैं? इस बिंदु को। इस बिंदु पर डिपेंड से आपको ज्यादा प्रभाव पता चलेगा कौन सा है। यदि आपका सप्लाई वक्र इस तरह आ रहा हो, बीच में 45 डिग्री के कोण पर काट रहा है, तो आपका इलास्टिसिटी इकाई के बराबर होगी। क्योंकि देखो आप यहाँ P है, ये आपकी क्वांटिटी है, इतनी P है और इतनी ही क्वांटिटी है। जितनी आप P करेंगे उतनी क्वांटिटी होती जाएगी, जितनी घटाएंगे आप उतनी घट जाएगी। जितना ये इतना ही, जितना ये इतना ही। जितनी जैसे प्राइस के ऊपर अंतर है, इलास्टिसिटी उतनी ही मात्रा में उसके अनुसार बढ़ रही है। यदि हमारी ये P से P1 हो गई है तो ये Q से Q1 हो गई है। ये हमारी P से P2 हो गई है तो ये हमारी Q2 हो गई है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि इलास्टिसिटी जहां पर उसी के अनुपात में जितने प्रतिशत हमारी कीमत बढ़ी, उतने प्रतिशत यदि हमारी मात्रा घट जाती है, पूर्ति की मात्रा घट जाती है, या जितनी पूर्ति हमारी जितने प्रतिशत हमारी कीमत बढ़ी, उतने प्रतिशत हमारी पूर्ति बढ़ जाती है। जितने प्रतिशत हमारी कीमत घटी, उतने ही प्रतिशत हमारी पूर्ति घट जाती है। तो हम उसे इकाई के बराबर लॉस कहेंगे या इकाई लॉस कहेंगे। अब आइए दूसरा, मैंने पहले बताया था कि जी हमारा ओरिजिन पर डिपेंड करता है। यदि आपका पूर्ति वक्र OY को काट रहा हो, OY से उठ रहा हो, तो वो इकाई से अधिक लॉस होती है। आप करके देख लें। देखो यहां थोड़ा परिवर्तन, तो यहाँ P से P1 हुआ है और यहाँ Q से Q1 हुआ है। इसकी मात्रा आप देखें, P1 से थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन ये तो वो मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई। इधर हम यदि करें, हमारा थोड़ा सा ये थोड़ी इतनी घटी है, लेकिन ये तो काफी मात्रा में घट गई। इस प्रकार आप देखेंगे कि आपकी Q2, इसमें कीमत में थोड़े से प्रतिशत परिवर्तन से भी पूर्ति में ज्यादा परिवर्तन आ जाए तो वो इलास्टिसिटी इकाई से अधिक होती है, या इकाई से इसको हम लॉसदार वस्तु भी कह सकते हैं। ऐसी वस्तुओं में लॉसदार वस्तुएं आती हैं। इसके बाद आपका है अगला 3। इसमें यदि आपका OY की बजाय OX पे से जो आपका आधार है, उस पे से आपका पूर्ति वक्र ऐसा छूट रहा है, तो ये समझो कि वो इकाई से कम है। करके देख लें आप। यहां से करें आपने, यहां है, और इतना सारा करें आपने, ये थोड़ा सा हुआ है। ये P था आपका, ये P1 हुआ आपका, ये Q था आपका, ये आपका Q1 हुआ। देखो इतनी सारी कीमत घटने पर भी ये कम घटा।
तो इसलिए कम लोचदार है। या और ऊपर करके देखें, P2 करके देख रहे हैं, P2 करके देखो आप, देखो इसमें इतना सारा परिवर्तन है लेकिन यह थोड़ा परिवर्तन हुआ है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आपका ओरिजिन पर डिपेंड करता है। ओरिजिन यदि आपका बिंदु इस पे है, इसके ऊपर आपका कहां से ये वक्र आपका निकल रहा है उस पर डिपेंड करता है। और तो ऐसी हालत में इकाई से कम हमारी लोच कैसी होगी, इकाई से कम होगी, या इसको कम लोचदार वस्तु भी कह सकते हैं। इस प्रकार की वस्तु को हम क्या कह सकते हैं, कम लोचदार वस्तु भी इनको बोल सकते हैं। स्टूडेंट अगला हमारा है एक है शून्य लोच, या शून्य लोच या बेलोचदार। बेलोचदार में आपका एस वक्र है वो वर्टिकल होता है, ऊपर से नीचे बिल्कुल इस रेखा को टच करे होता है, चाहे कीमत आपकी इतनी है, चाहे आपकी इतनी है, चाहे आपकी इतनी है, P है, P1 है या P2 है। मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब वो वस्तु बिल्कुल बेलोचदार है, उसकी कोई लोच नहीं है, शून्य लोच है। अब हम आगे चलते हैं लास्ट पर। तो लास्ट पांचवा ज्यामिति में आपका क्या है कि यदि आपका ओ एक्स की बजाय ओ वाई से 90 डिग्री पर है, ये आपका ओ एक्स पर 90 डिग्री से उठ रहा था एस एस वक्र, यदि आपका ये आपका ओ वाई पर 90 डिग्री में उठ रहा है और इसके पैरेलल ये आपका वक्र है, तो समझ लेना कि आपकी चाहे कीमत इतनी ही रहेगी, चाहे आप इतनी करें, चाहे इतनी करें, चाहे इतनी करें, यानी ये वस्तु पूर्णतया लोचदार है, अनंत लोच है। इसकी लोच क्या है, इसकी अनंत लोच है। इसको इस प्रकार से प्रकट करते हैं, इसकी लोच अनंत है, ये भी कह सकते हैं आप, और इसको ये भी कह सकते हैं कि पूर्णतया लोचदार है। तो दोबारा देखिए, ये पूर्णतया लोचदार है, पूर्णतया बेलोचदार, ये इकाई से कम, ये इकाई से अधिक और ये इकाई, ये 5 कैटेगरियों में हम इसको बांटते हैं। और ओरिजिन पर इसका ही डिपेंड करता है कि वो कभी यहां से निकलता है बीच में से, या इस पे से निकलता है, या इस पे से निकलता है, या इस पे 90 डिग्री पे, या इस पे 90 डिग्री पे। ये याद रख लेंगे तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर देंगे। मेरे ख्याल में आपको अच्छी तरह से याद आ गया होगा, हो गया होगा। तो अब हम चलते हैं इसी में साथ मिलता हुआ टॉपिक आपका, लोच को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। स्टूडेंट जो, क्योंकि हमारे पूर्ति के काफी इसे हमारे जो चैप्टर है पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ति का सिद्धांत, इसमें कई पार्ट्स हो गई, कई वीडियो बन गई है, तो हमारी आज की लास्ट वीडियो रहेगी इस पार्ट की। तो इसलिए हम इस टॉपिक को भी आज इसके अंदर करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक है आपका, इसमें पहला लोच को प्राप्त करने वाला पहला तत्व आपका आगतों की प्रकृति। आगतों की प्रकृति कैसी है, यानी आगत किस प्रकार के हैं जो हमारे अंदर साधन यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट पैदा करने के लिए, उस पर भी सप्लाई डिपेंड करती है। क्योंकि यदि वो सामान्य है तो उनकी मांग लोचदार होती है, और जो विशेष प्रकार का कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है या विशेष प्रकार के पदार्थ, विशेष प्रकार के कारक उसमें यूज किए जा रहे हैं, तो उनकी बेलोचदार होगी, क्योंकि वे आसानी से नहीं मिल पाएंगे, किसी विशेष स्थान से लेने पड़ेंगे, इसलिए वो हमारे लिए बेलोचदार होंगे। और यदि वो सामान्य है तो हर कहीं से उनमें उपलब्ध हो जाएंगे, इसलिए वे लोचदार होंगे। तो पहला बात प्रभावित करने वाला था हमारा आगतों की प्रकृति। दूसरा हमारा प्राकृतिक बाधाएं। प्राकृतिक बाधाएं भी हमारी सप्लाई में प्रभावित करती हैं। देखिए, खास करके कृषि में हम कीमत बढ़ने पर भी पूर्ति को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि इसमें बीच में प्रकृति आ जाती है, कुदरत आ जाती है। जैसे कि हम चाहें कि एक ही दिन में अनाज को पैदा कर लें या अल्पकाल में उसको पैदा कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। अल्पकाल, अति अल्पकाल में तो हम कृषि पदार्थों में कर भी नहीं सकते, दीर्घ काल में तो फिर भी हम उसकी खाना पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन उसके बहुत लिए लंबा टाइम चाहिए। जैसे कि मान लें गेहूं की कीमत बहुत बढ़ गई है, तो हम अचानक से गेहूं की पूर्ति को नहीं बढ़ा पाएंगे। किसी पदार्थ के, सेबों की एकदम से कीमत बढ़ गई, हम सेबों की एकदम से पूर्ति नहीं बढ़ा पाएंगे, उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा अगले समय तक। तो इस प्रकार हम प्राकृतिक बाधाएं भी हमारी सप्लाई को प्रभावित करती है। इसके बाद अगला जोखिम सहन करना। जो जोखिम कितना ले पाता है,
ज्यादा जोखिम है ज्यादा लोचदार है, कम जोखिम है कम लोचदार है। ये जोखिम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो हमारा उत्पादक करता है वो किस प्रकार का जोखिम लेता है, तो उसमें भी इसी में प्रभावित होती है। इसके बाद वस्तु की प्रकृति बड़ी ज्यादा प्रभावित करती है, क्योंकि जो हमारी लोच को प्रभावित को वस्तु की प्रकृति बहुत प्रभावित। यदि वो वस्तु नाशवान है तो विक्रेता को पता है कि यदि हमने नहीं भी बेची तो ये खराब हो जाएगी, इसलिए वो उसकी सप्लाई ज्यादा देगा, चाहे कीमत बढ़े ना बढ़े फिर भी सप्लाई दे देगा उसकी। और यदि वो वस्तु टिकाऊ है तो वो कम कीमत पर उसे नहीं निकालेगा जब तक उसे उचित दाम नहीं मिल जाते। तो इस प्रकार जो वस्तु की प्रकृति है, वस्तु किस टाइप की है, ये भी डिपेंड करता है। और इसके बाद जो अगला पॉइंट है वह आपका समय तत्व। समय तत्व को हमने पहले ही पढ़ा कि 3 प्रकार के, एक तो अति अल्पकाल होता है, एक अल्पकाल होता है, दीर्घकाल होता है। तो सप्लाई को बड़ा डिपेंड करता है। यदि हम अति अल्पकाल में किसी वस्तु की खाना पूर्ति करें तो वो वस्तु नहीं पूरी कर सकते, इसलिए उसमें वस्तुएं सारी की सारी बेलोचदार हो जाती हैं। और अल्पकाल में कुछ लोचदार हो जाती हैं, कुछ वस्तुएं बेलोचदार होती हैं कुछ सीमा तक। लेकिन यदि हम अति दीर्घकाल की बात करें, दीर्घकाल में सारी की सारी वस्तुओं की सप्लाई है वो लोचदार हो जाती है, क्योंकि समय ज्यादा होता है, समय में हम सारी वस्तु उपलब्ध करा सकते हैं। इसके बाद अगर आपका पॉइंट है उत्पादन लागतें। उत्पादन लागतें भी हमारी सप्लाई को प्रभावित करती है। यदि बढ़ते लागतें हैं, यदि हमारी लागतें बढ़ रही हैं तो बेलोचदार हैं, और हमारी घटती हुई लागतें हैं, लागत घट रही है तो हमारी लोचदार लागतें हैं। तो इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है वो आपका लास्ट पॉइंट है वो आपका उत्पादन तकनीकी। ये बड़ा डिपेंड करता है उसकी कि उसकी टेक्निक किस प्रकार की अपनाई है। सप्लाई को बड़ी प्रभावित करती है टेक्निक। यदि पूंजी प्रधान टेक्निक है, जटिल प्रक्रिया है, तो वो ज्यादा बेरोजगार होगी, क्योंकि उसमें ज्यादा पैसा लगा, उसको एकदम से घटाना बढ़ाना मुश्किल है। जितना उत्पादन है कि हजार करेंगे। इसके अलावा यदि वो सरल है और श्रम प्रधान है, ये ज्यादा लोचदार होगी, क्योंकि हम इसमें जल्दी ही हम इसमें सप्लाई पर परिवर्तन किया जा सकता है, और मानव श्रम शक्ति है उसको कम ज्यादा करके सप्लाई को कम ज्यादा किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफी था। आप लोगों को ये कल वाली वीडियो में आपको अनुपातिक विधि सिखाई थी, और आज की वीडियोस में आपको हमने ज्यामिति विधि के साथ साथ आपको लॉज को प्रभावित करने वाले तत्व भी बताए हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया तो घबराने की जरूरत नहीं है, बार बार वीडियोज को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। बुक का सहारा लीजिए, कमेंट मेरे को लिखिए और पूछिए जो आपको दिक्कत आती है, तो हम बताने का और स्पष्ट करने का जहां तक हमें याद है और हमें आता है आपको समझाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विराम लेते हैं, मिलते हैं अगले लेसन में। जय हिंद।